नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कल मैंने एक शो किया था, सुबह से वो चल भी रहा है और मैंने उसका शीर्षक ही ये दिया था कि मोदी ना तो लूला हैं, ना जिनपिंग हैं और ना पप्पू हैं। वो अपने ही अंदाज में खेलते हैं और खिलाते भी हैं। और शायद यही वजह है क्योंकि लूला ने तो माइक पर बहुत कुछ कह दिया और एक तरीके से लाल कपड़ा दिखाने वाली बात होती है, जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दो तो वो और ज़्यादा बिदक जाता है, तो वही काम उन्होंने ट्रंप के सामने किया। जिनपिंग साहब ने क्या किया कि जितना आप हम पे लगाओगे उतना हम आप पर थोप देंगे। और जिन पप्पू जी का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वो तो आज भी बेंगलुरु में अपनी असलियत दिखा ही रहे थे। कर्म करने जाते हैं, कांड हो जाता है। तो अब लोग कह रहे हैं कि जो डाटा ये दे रहे हैं और जो मुद्दा ये उठा रहे हैं, इसी के चलते तो चुनाव आयोग इस समय एसआईआर करा रहा है, वोटों का सत्यापन करा रहा है। जो फेक वोट बन गए हैं, उनको हटा रहा है। तो ये जो तख्तियां लेकर के, प्ले कार्ड लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं पटना से लेकर के दिल्ली तक, इसका क्या मतलब रह जाता है? तो इसलिए मैंने कहा था कि मोदी जी इन तीनों में से कोई नहीं है, मोदी जी हैं। और जब मोदी जी का बयान आया, अभी तक बिल्कुल एकदम चुप्पी साधे हुए थे, खामोश थे। उस वे में मैं नहीं कह रहा हूं कि चुप्पी साधे हुए थे, खामोश थे। विदेश मंत्रालय डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का जवाब दे रहे थे। अब प्रधानमंत्री बोले हैं तो उन्होंने कुछ हद तक, पूरी तरीके से नहीं, अभी बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं जिनकी चर्चा अभी प्रधानमंत्री ने की नहीं है, पर कम से कम एग्रीकल्चर सेक्टर पर वो बोले हैं कि हम इसे बर्बाद नहीं होने देंगे, अपने किसानों की कीमत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप कर क्या रहे हैं और ये गेम क्या है और इससे पार कैसे पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्योंकि चुनौतियां उनके सामने डोमेस्टिक की भी होती हैं कई बार, और ऐसे मुद्दों पर तो अक्सर जो हमारा नासमझ विपक्ष है, वो बिल्कुल जिसको कह देते हैं ना कि खोल करके दिखा देता है, तो वैसा कई बार कर चुका है। तो ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत जी, तो उनको जोड़ करके जरा समझने की कोशिश करते हैं। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। आदि जी, राहुल गांधी ने कहा था कि साहब, मैं 7 अगस्त को जब बेंगलुरु में चुनाव आयोग के कच्चे चिट्ठे खोलूंगा तो वो एटम बम की तरह होगा और चुनाव आयोग कहीं दिखाई नहीं देगा। उसके धमाके हुए होंगे तो उनके अपने दिमाग में हुए होंगे। यहाँ तक तो कोई सुनाई पड़ नहीं रही है और हिंदुस्तान के किसी कोने में भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने भी सोचा होगा कि 25% का एक फेंक देता हूँ, छोटा सा पाव पाव का, और देखता हूँ क्या असर होता है। वो असर होता हुआ भारत की सेहत पर दिखाई दिया नहीं। फिर उन्होंने 25% का एक और उछाल दिया, शायद इसलिए कि अब कुछ लहर दिखाई पड़े। मैं शेयर मार्केट का देख रहा था सुबह। सुबह तो नॉर्मल खुला, उसके बाद थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन बाद में वो फिर संभला। और जो विशेषज्ञ हैं मार्केट के, उनका कहना है कि बहुत सीमित असर जो है वो देखने को मिल रहा है। बाजार का अपना सेंटीमेंट होता है, उसी पर वो चलता भी है। आप किस तरीके से ले रहे हैं इसको, और प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया है, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए सर, प्रधानमंत्री ने अभी तक तो कुछ बोला नहीं था, बट अभी आज उन्होंने अपने हैंडल से भी ट्वीट कर दिया कि हम झुकेंगे नहीं, हम नहीं हटेंगे। तो ये बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेट जवाब है, इसके अंदर कोई डाउट वाउट नहीं का स्कोप नहीं छोड़ा उन्होंने, कहीं कुछ भी नेगोशिएशन का स्कोप नहीं छोड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी तरफ से भी काफ़ी एक जो लाइन ली जा रही है वो काफ़ी हार्ड है, उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ का अभी दिखता नहीं है। अ, देखिए सर, ये इसकी इसकी टैक्टिक्स हैं और ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि ये इस तरह काम करता है। नाउ आपने राहुल गांधी जी का बोला
खैर इनको थोड़ा टाइमिंग पे अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ये बॉम्ब फोड़ना चाहते थे, ये दिन नहीं था। एकदम इनकी स्टोरी हाथ से निकल गई, कोई कुछ होगा नहीं, कोई बात ज़्यादा करेगा नहीं इसके बारे में। हाँ, 1-2 कुछ होगा, बियॉन्ड दैट कुछ नहीं होने वाला। डिबेट-शिबेट होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प शाम को उठेगा और फिर से कुछ बकवास करेगा वो, फिर बकवास करेगा, फिर से वो पूरा साइकिल चेंज हो जाएगा। तो सर डोनाल्ड ट्रम्प को भी पता है न्यूज़ साइकिल में रहना है उसको, तो वो न्यूज़ साइकिल में रह रहा है, भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है उस न्यूज़ साइकिल के चक्कर में, रोज़ एक टेढ़ा-मेढ़ा स्टेटमेंट आता है। अब देखिए सर 25-50 देखिए 25% के ऊपर अगर आप जैसे भी जाते हो, उसके बाद वो 50 हो, 500 हो, 5000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि 25% का जो ये गेम होता है ना सर, वो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो ही उड़ा देता है। 25% प्रॉफिट से ज़्यादा किसको बनता है सर, राइट? कोई अगर चाहे भी तो अपने आप अंदर, चाहे कोई इम्पोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो या प्रोडक्ट प्रोड्यूसर हो, थोड़ा बहुत अपने अंदर डाल ले वो, बट 25% निकालना काफ़ी रहता है। तो 25% तक निकल जाता है फिर भी, बट 50 पे जाना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो वैसे भी सर ट्रेड अल्टरनेटिव्स के बारे में बात हमने करनी ऑलरेडी शुरू कर दी है, और भी करनी चाहिए, ताकि जो इधर पे जो हमारा मिस होएगा या कहीं आई मीन जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको कहीं बेचना है आपको। और देखिए सर एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, 70% तक तो आपकी इंटरनल कंजम्पशन ही है, 30% पे आप एक्सपोर्ट करते हो। 30% में टोटल $800 बिलियन, $850 बिलियन का आपका एक्सपोर्ट है। उसके अंदर से $180 बिलियन का इनका है, ठीक है? इम्पोर्ट जो ये अमेरिका करता है, तो 10% हो गया। 10% में से $40 बिलियन पे इसने exemption दे रखी है। तो टोटल टैरिफ आ रहा है क्या? $40 बिलियन पे। तो सर $40 बिलियन पे आप 50% लगा लो, ठीक है, $40 बिलियन का ट्रेड आप इधर-उधर कर सकते हो, इतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं आपको। क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सिर्फ़ स्पेसिफिकली आप अमेरिका के लिए बना रहे हो। और अगर कोई ऐसी चीज़ होगी भी तो वो exemption में आ जाएगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मा, इलेक्ट्रिकल्स, मोबाइल्स, इनके ऊपर ऑलरेडी उसने exemption दे दी है। तो ये आपको ऑलरेडी बता रहा है कि इतना सीरियस नहीं है वो एक प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, और इसके पीछे काफ़ी सारी लॉबीज़ हैं सर। ये चीज़ हमको देखना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट डोनाल्ड ट्रम्प, बहुत सारे लोग हैं इसके पीछे जो ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ भारत से कुछ मिले। अब वो नहीं मिलेगा सर, अगर आप प्यार से बात कर लेते, बैठ के बात कर लेते तो मिल जाता। बट इस टाइप से बात करोगे तो भारत से मिलना बहुत मुश्किल है, इस टाइम पे। और प्रधानमंत्री के बयान का क्या हम ये क्लियर कट मतलब निकाल लें कि अब टॉक्स अगर ना होती हो तो बला से, और जो अमेरिका की टीम आने वाली थी 25 के आसपास, वो आए ना आए कोई खास फर्क पड़ता नहीं है भारत पर? नहीं, टॉक्स आप करोगे सर, टॉक्स-वॉक्स सब करोगे आप, वो सब चलेगा साथ में। अमेरिका के साथ जो आपकी रिलेशन रहेगी सर, उसको आपको कैरेक्टराइज़ करना पड़ेगा डिफरेंट तरह से। इट विल बी टॉक, फाइट, ट्रेड, ठीक है? तो ये आपकी रिलेशनशिप रहेगी, और ये ऐसी रिलेशनशिप चाइना के साथ भी है आपकी। अगर आप नोटिस करें वहाँ पे भी टॉक, फाइट तो मतलब वहाँ तो लिटरली फाइट होती है, और ट्रेड। तो देखिए सर ये एक ज़माना है, एक आप एक डिफरेंट ज़ोन में जा रहे हो, और ये चीज़ हमको थोड़ी समझनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर इस जगह के अंदर जो होगा सर, अमेरिका अपने आप को एक डोमिनेंट फ़ोर्स बना के दिखाना चाह रहा है, वापस से, क्योंकि उसको पता है उसकी जो डोमिनेंस थी वो खत्म हो गई है। भारत के पास कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ है जहाँ पर वो फाइनेंशियल सिस्टम को चेंज कर सकता है। तो तभी वो भारत के पीछे पड़ा है। दूसरा सर देखिए सबसे बड़े जो देश हैं जिसमें अगर वो इन दोनों देशों में से किसी एक को गिरा दे, चाइना या भारत, दोनों में से उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। चाइना के साथ वो डायरेक्टली करेगा तो उसको भी दर्द होएगा, और चाइना के साथ जब वो लड़ेगा उसको चाहिए कि बाकी सब उसके साथ हों। चाइना का इकोनॉमी जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए इसके अंदर एक जो बैलेंस आप क्रिएट करने की कोशिश करोगे यहाँ पर कि भई आप ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है इसके अंदर आप अगर देखिए हमारे जैसे के साथ लड़िए, हमारे जैसे के साथ करिए, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। पूरा ग्लोबल साउथ आपको देख रहा है, और इस टाइम पे वो दिखेगा आपको, पूरा ग्लोबल साउथ देख रहा है आपको, कि आप किस तरह रिएक्ट करोगे। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से कर जाओ, तो पूरा ग्लोबल साउथ आके आपके साथ में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बोलेगा यार ये ठीक है। वो चाइना साला लात भी मारता है, पता नहीं क्या-क्या करता है, वो टेढ़े-मेढ़े काम भी करता है, लेकिन ये खुले में काम करता है, अपनी जंग खुद जीतता है, और दम है इसके अंदर। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है सर।
एंड इस टाइम पे हमको चाहिए कि जितना भी रिफॉर्म, बाबूगिरी का रिफॉर्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिफॉर्म, जो भी चीजें हमको करनी है वो फटाफट करके अभी आगे जाएं, ताकि एकदम से जो बूस्ट मिलेगा आपको जैसे ये मार्केट दोबारा खुलेंगी, वो मिलेगा। अब देखिए स्टॉक मार्केट की आप बात करें, स्टॉक मार्केट सर इमोशंस पे चलता है ज्यादा। स्टॉक मार्केट से बिल्कुल। किसी अर्थव्यवस्था को कनेक्ट करना ठीक बात नहीं है। तो कभी कोई बोले कि देखो यार स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, हमारी इकोनॉमी फिट है, वो ठीक नहीं है। वो कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन करना गलत रहेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन रहता है उसके अंदर, डाइवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन रहता है। बट देखिए सर, स्टॉक मार्केट का जो अगर आप इमोशनल उससे बात करें तो आपको एक मार्केट कॉन्फिडेंस दिखता है कि भारत के से कोई सडनली उठ के सब भाग नहीं रहे। एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दिखता है कि भारत के पास इतना कॉन्फिडेंस है कि कुछ नहीं होगा। तो ये आपको दर्शाता है कि जो अभी तक पॉलिसीज और ये चीजें जो आपने लगाई हैं वो ठीक-ठाक हैं। उसके अंदर कुछ आपको रिफॉर्म्स करने हैं, बट ओवरऑल आप ठीक चल रहे हो इस टाइम पे। इकोनॉमिकली आपके अंदर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको वो एकदम डिब्बे में डाल सके। वो उतनी ना उसके पास दम है, ना आप उस जगह पे खड़े हो कि जाके वो डाल सके। तो ये एक बड़ा क्लियर इमोशंस दिखा रहा है। दूसरा सर, जब से ट्रम्प ने ये बेवकूफ़ी शुरू करी, अमेरिकन मार्केट्स को काफ़ी झटका लगा। तो वहाँ की मार्केट्स का आपको इमोशन दिखा रहा है कि भई दे आर नॉट हैप्पी विद दिस। एंड अगर ये हैप्पी नहीं है तो ये मार्केट इंटरेस्ट इसको हमेशा पुश करेंगे ट्रम्प को कि भाई ठीक है, तू गेम खेल रहा है, खेल जल्दी खत्म कर यार, सारा पैसा जा रहा है। तो सर आपके पक्ष में पड़ता है कि इसको आप लंबा खींचे, ट्रम्प के पक्ष में पड़ता है इसको फटाफट खत्म करें। तो इस चीज़ को हमको समझना बड़ा क्लियर है। तभी आप देख रहे हैं कि सर अभी भी आप बैठ सकते हो। आज क्या है सर? 7 तारीख है। वो क्यों आ रहे हैं 21, 22, 25 तारीख को? भाई पहले आ जाओ। ठीक है? आप उसको खींचोगे, आप और खींचोगे कि ठीक है, तू कर। अब 25 तारीख को आएँगे, 27 तारीख को 25% ऐड हो जाएगा। वो होगा नहीं, वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो आप उसकी बेवकूफ़ी और अभी एक्सपोज़ करोगे, ये करके। तो आपके पक्ष में बैठता है कि इसको थोड़ा खींचा जाए, इसको थोड़ा डिले किया जाए, इसको थोड़ा-सा और सस्टेन किया जाए जिस जगह पे आप खड़े हो, और अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई किया जाए। तो ये अपॉर्च्युनिटी है। बोलते हैं मोदी जी आपदा पे अवसर। आज बड़ा उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है सुबह कि भई मेरे ऊपर भी काफ़ी हमला होगा। क्योंकि अगर आप पूरे ट्रम्प के एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाओगे तो वो फिर तो कुछ भी निकालेंगे ट्रम्प। मोदी मोदी को तो फिर वो पता नहीं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना के पता नहीं क्या-क्या कर देंगे ये लोग। हाँ, मीडिया हाँ। गेम तो आपको पता ही है कैसे चलती है सर। तो वो हुँ। सब भी होगा। तो ये बता रहे हैं मोदी जी ऑलरेडी कि टफ टाइम है, थोड़ा-सा 1-2 महीने अभी थोड़ा-सा ठंड में जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट अभी थोड़ा टफ टाइम। 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो भारत ने ट्रम्प को, अमेरिका को एक्सपोज़ किया है कि भई आप हम पर तो ये ब्लेम करके 25% अतिरिक्त लगा रहे हो कि हम रूस से इतना तेल खरीद रहे हैं, इतना ईंधन खरीद रहे हैं और फिर उससे मुनाफ़ा कमा रहे हैं। आप खुद क्या कर रहे हो? यूरेनियम, रासायनिक और दूसरे तमाम जो है वो सारी चीज़ें आप खरीद रहे हो। उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सीधे पढ़ के एक पत्रकार ने पूछ लिया, तो समझ में आ गया डोनाल्ड ट्रम्प के कि भई मामला जो है इतना आसान है नहीं। तो बोले कि नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, मैं जानकारी करके, मतलब आप दुनिया भर की जानकारी रखे हुए हो। आपको ये पता नहीं है कि आप रूस से कुछ खरीद भी रहे हो या रूस को कुछ दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे हो। दूसरी बात ये है कि एक तरफ तो आप हिंदुस्तान में, मैं देख रहा था मुंबई में, पुणे में, कोलकाता में, दिल्ली में, गुड़गांव में जगह-जगह ट्रम्प टावर खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जी ये डेड इकोनॉमी है। तो वो खुद को एक्सपोज़ क्यों कर रहा है? अंतर्विरोध क्यों ज़ाहिर कर रहा है? देखिए सर, वो बड़ा एक सिंपल सी कहानी है सर। देखिए ये जो ट्रम्प टावर और ये सब चीज़ें हैं, ये उसको भी पता है सर। ये चीज़ें उसको भी पता है। अब कल जैसे आपकी जर्नलिस्ट ने पूछ लिया कि भई इंडियंस ये बोल रहे हैं कि भई आप तो यूरेनियम लेते हो। कहता नहीं, नहीं मैं बाद में बताऊँगा। उसको भी पता है सर। तो अब आज क्या उन्होंने स्टेटमेंट निकाला है कि नहीं, नहीं हम तो बहुत थोड़ा लेते हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा लेता है। अब वो क्वांटम पे बात कर रहे हैं। देखिए सर, वो इसमें लॉजिक ढूँढना बड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज़ ये बड़ी इलॉजिकल सी बात है। इन लोगों ने कुछ कैलकुलेट करा नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक फ़नी चीज़ बताता हूँ, मैंने सुबह एक वीडियो भी डाला है इसके ऊपर।
अब फनी चीज़ ऐसी है कि आप क्या ये जानते हैं सर कि आप अमेरिका को तेल बेच सकते हैं, ठीक है? आराम से। रशिया से तेल खरीद के आप अमेरिका को बेच सकते हैं ज़ीरो टैरिफ पे, कोई टेंशन नहीं है। ये एक लूपहोल है। इन्होंने सोचा नहीं है सर इसको पूरी तरह से। तो अब वो आपको दिखता है ये एक टेम्परेरी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस टेम्परेरी गेम के अंदर इनका जो एंड गेम है वो क्या है सर? एंड गेम है कि भई आपको एक ऐसी जगह पे लेके आएँ और इतना डेस्परेट कर दें वो कि साहब कब आप जो जो भी डील साइन करो, फिर आप ज़्यादा डिस्काउंट देने पे राज़ी हो जाओगे। जब आप एक प्रेशर में आते हो तो ज़्यादा डिस्काउंट देने पे राज़ी हो जाओगे, तो वो करने की कोशिश कर रहा है आपको। आप मान नहीं रहे, आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे, तो और फ्रस्ट्रेट हो रहा है, जब वो और फ्रस्ट्रेट हो रहा है तो फिर आपके ऊपर रिएक्ट कर रहा है सर वो। और इसमें देखिए एक बड़ी चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ें जो ट्रम्प खुले में कर रहा है सर, ये पहले दरवाजे के पीछे होती थी। हम इतने सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें ही दरवाजे के पीछे जो डिस्कशंस होती हैं, जब भी डिप्लोमैटिक केबल्स के अंदर आप देखेंगे ना फ्रैंक एंड ओपन कन्वर्सेशन। फ्रैंक एंड ओपन कन्वर्सेशन मतलब गाली-गलौच हुई है अंदर। इसी तरह की बातें होती हैं सर, खुले में। तो ये चीज़ें पब्लिक में लोग डालते नहीं हैं, लेकिन आपको भी पता है सर, 2 लोग जब दूसरे 2 विचारधाराओं से बैठेंगे सामने तो फिर वो लड़ेंगे तो सही। अब वो लड़ते हैं तो फिर होती हैं चीज़ें, तो फ्रैंक एंड ओपन कन्वर्सेशन का फिर आपको डायलॉग आ जाता है कि भई ऐसा फ्रैंक एंड ओपन कन्वर्सेशन हुआ था। तो ये फ्रैंक एंड ओपन कन्वर्सेशन होगी सर, बहुत जल्दी होगी, ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं है। अब कौन किसको फ़ोन करेगा ये भी एक चक्कर है। अब तो वो ईगो पे आ गया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कोई भी किसी को करे, इट डज़न्ट रियली मैटर। इतना कोई वो इश्यू नहीं है, क्योंकि एज़ लॉन्ग एज़ आप किसी चीज़ में अ, एग्री नहीं कर रहे हो तो वो अलग ही चीज़ है कि अगर आप मान रहे हो सब कुछ बात तो फिर तो अलग ही है। बट कौन किसको करता है फ़ोन, आई मीन अब वो उसका भी हमारी मीडिया में बवाल मचाएँगे, वो अलग चीज़ है, बट इट डज़न्ट रियली मैटर इन द लार्जर गेम ऑफ थिंग्स। क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है सर, इन लोगों ने अमेरिका को थोड़ा-सा सोचना चाहिए था कि इस डायरेक्शन में एक साथ इतने लोगों से पंगे लेना भी ठीक नहीं है। कहीं इकट्ठे हो गए, तो फिर अमेरिका को समझ नहीं आएगा करें क्या? और वही दिखता है सर, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ होगी। बट एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए सर, ये एक वेकअप कॉल है भारत के लिए। आपको ये दिखा रहा है कि आपके पास कहाँ-कहाँ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, किन-किन जगहों पे आपको काम करना है, किन-किन जगहों पे आपको अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सेट करना है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। पूरी एनालिसिस हमको पता है, पीएमओ ने ऑर्डर करी है कि भई कहाँ-कहाँ, किस-किस सेक्टर में क्या-क्या रिफॉर्म कर सकते हैं हम लोग इमीडिएटली, फास्ट मूविंग रिफॉर्म्स। तो हमको पता है जो इकोनॉमिक काउंसिल है इस टाइम पे वो दिन-रात काम कर रहे हैं टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर डिसीजन कि कहाँ-कहाँ पे जाके आप चीज़ें कर सकते हो। एक स्टेप आपने ऑलरेडी ले लिया है, 20,000 करोड़ रुपए का आपने बोला है कि इन्वेस्टर्स को, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको हम थोड़ा कवर देंगे। अब वो कवर कैसे देंगे? बोल रहे हैं कि भई डायरेक्ट पैसे नहीं मिलेंगे, आपको लोन्स मिलेंगे। लो वैल्यू लोन्स मिलेंगे, आप रीइन्वेस्ट करिए अपने बिज़नेस के अंदर, उसको बढ़ाइए। तो आप ये भी कर रहे हो कि भई बिज़नेस बढ़ाओ, और ये सबसे प्रोडक्टिव चीज़ होती है सर। किसी की जेब में पैसे डालना अलग चीज़ होती है। आप मुझे बोलो, "आदि भाई थोड़े पैसे दे दो।" ठीक है, ले लो। लेकिन उसके उसका उसका कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। अब मैं आपको बोलता हूँ, "यार ऐसा करो, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ, आप कुछ धंधा बनाओ अपने लिए।" आप 1 लाख रुपए लेके कुछ धंधा बनाते हो, दिन का फिर 10,000 रुपए कमाना शुरू कर देते हो, या दिन का 5,000 रुपए कमाना शुरू कर देते हो। उससे क्या होता है सर, वो 1 लाख से फिर 5-5 हज़ार रुपए दिन का बढ़ रहा है। तो ये क्युमुलेटिव रेवेन्यू जनरेशन होता है। इसके ऊपर अभी मेरे हिसाब से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जाननी चाहिए कि किस तरह से ज़्यादा फोर्स डाउन किया जाए लोन्स को मार्केट के अंदर, फॉर नॉट फॉर रियल एस्टेट परचेज़, नॉट कि मेरे को घर लेना है, मेरे को बाइक लेनी है, वो सब साइड। डेप्रिशिएटिव वैल्यू का कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए आपके पास। इस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए ऑन बिज़नेस ग्रोथ। किस तरह से आप अपना स्टार्टअप कल्चर आगे कर सकते हो, किस तरह से अपना इकोसिस्टम फटाफट कर सकते हो, बाबूगिरी सीधी कर सकते हो। क्योंकि देखिए सर, पिछले 10 सालों में इन लोगों ने काफ़ी काम करा है टू रीच दैट, एंड कोविड के टाइम पे भी इन लोगों ने वही चीज़ करी। बड़े लोग परेशान हुए थे कि लोगों की जेबों में पैसे डालो, कंज़म्पशन कैसे होगा, ये कैसे होगा? सर, कंज़म्पशन अपने आप होगा, जब आपके पास एक एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होती है, और इन लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करी, लोग एम्प्लॉयी होना शुरू हो गए वापस, उससे लोगों को सैलरी मिली और सैलरी से फिर कंज़म्पशन स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक साइकिल हमको देखना है कि आगे जाके कहीं पे भी हमको जहाँ पे भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, गवर्नमेंट शुड गिव आउट लोन्स अच्छे से। लो परसेंटेज, पा 5.5%, 0.1%, 1 डेढ़ % पे लोन दीजिए आप।
0 इंटरेस्ट पे दे दीजिए, डज़न्ट मैटर। 0 कोलैटरल, 0% इंटरेस्ट, आपने लोन ऑलरेडी आपके स्कीम्स हैं, उसको बढ़ाइए, ताकि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और बूस्ट हो, प्रोडक्शन और बूस्ट हो, लोकल इकोनॉमी आपकी और बूस्ट हो। तो आपको जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ये एक्सपोर्ट्स के ऊपर से पड़ेगा, वो भी नहीं, वो इफ़ेक्ट नहीं होगा आपको। ये टाइम अभी है सर, हमको ये चीज़ें करनी है, और मोदी जी ने एक्चुअली पिछले हफ्ते ये अनाउंस करा है कि भई जनधन जो बैंक अकाउंट थे, उनको हम दोबारा से अभी स्टार्ट करेंगे। हमको और अकाउंट्स चाहिए। तो ये वही है सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होने की बात कर रहे हैं, मतलब उसको जंप स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। एंड मैं ये बता रहा हूँ सर, अगर ये अच्छे से कर लें, इसी पॉइंट के साथ अगर आप देखें, ये वॉर्स बंद कर दो ना सर, आपकी जो 6, साढ़े 6, 7% की ग्रोथ है, ये 8-9 पे जाएगी सीधा, बिना वॉर के। ठीक है? तो और उसके साथ अगर आप ये चीज़ करेंगे, तो आप सोच लो उसके बाद तो फिर वॉर से होता क्या है सर, जो एक दुनिया में पैसा है, वो खर्चा हो रहा है लड़ाई में, रादर दैन कंजम्पशन में। उसमें लड़ाई में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता है, वो कितना कंजम्पशन इंड्यूस कर पाए, वो अलग चीज़ है। एक सेक्टर में कर पाता है वो, बट वो सेक्टर पूरा, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं और ये चीज़ें होती हैं, उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं देता। वॉर इकोनॉमी इज़ वेरी गुड, बट अगर आपकी पूरी सब कुछ वॉर में ही है, तो फिर ठीक है, समझ में आता है। अगर आप शेल्स बना रहे हो, जैसे हमने पैसे बनाए हैं काफ़ी, हथियार बेच के। बट आपको अगर ये वॉर दोनों रुक जाती हैं, तो अगर ये लोग लेट्स से 10-20 बिलियन डॉलर पर मंथ खर्चा कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आप किसी और चीज़ में खर्चा करेंगे। बिल्कुल। उसमें क्या होगा, फिर कंज़म्पशन बढ़ेगा, कंज़म्पशन बढ़ता है, तो फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज़ होती हैं, उनको फिर बहुत फ़ायदा मिलता है। एंड आप वहाँ पर एक पॉइंट पे खड़े हो, जहाँ पर ऑलरेडी आपकी मैन्युफैक्चरिंग 7.5 800 बिलियन डॉलर पे खड़ी है। अब इसको खींच के 1 ट्रिलियन पे अगर आप ले गए सर, 1 ट्रिलियन पे ले गए, तो मतलब आप जापान को क्रॉस कर गए, आप जर्मनी को क्रॉस कर गए। 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन जाओगे आप दुनिया के अंदर। तो ये हमारा फ़ोकस रहना चाहिए, इन चीज़ों पे हमको काम करना चाहिए सर। एंड मैं तो अभी 6 महीने से बोल रहा हूँ कि साहब, बैंकिंग सेक्टर, रिफ़ॉर्म, बाबूगिरी, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, ये 3 चीज़ें कर दीजिए आप, उसके बाद रोकना मुश्किल हो जाएगा सर आपको। बाबूगिरी में भी अप्रूवल जो प्रोसेस है, नया बिज़नेस का अप्रूवल प्रोसेस जो होता है, रजिस्ट्री होता है, ये होता है, वो चीज़ें आप ज़रा थोड़ा-सा टक-टक करके सीधा करिए, उसके बाद देखिए सर, आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं लोग ऑलरेडी, यूपी में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, थोड़ा बहुत गुजरात में हो रहा है, तमिलनाडु ने काफ़ी काम करा है इसके ऊपर। त तभी आप देखते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जाती है। बैंगलोर ने करा था, अब थोड़ा गड़बड़ हो गया है उसके अंदर। बट ये आपका एक नेशनल पर्सपेक्टिव रखोगे, ट्रम्प क्या है सर, ट्रम्प का बाप भी आ जाए, खड़े नहीं हो पाएगा वो आपके पास उसके सामने। कोई सही चांस नहीं है आप भिड़ पाएगा। उसके बाद अब देखिए 25 से 50 दे रहा है, 75, आप शाम को आके बोले 25 और लगा रहा हूँ। लगा ले यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। है। तो आपको अभी उस जगह पे आना है कि साहब, ठीक है, ये एक इश्यू है, ओके, इससे कोई एंड नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है ऐसा। ईयू के साथ अपनी डील करिए आप, बाकी कंट्रीज़ के साथ जो डील पेंडिंग है वो करिए, अपनी इंटरनल जो रिफॉर्म्स करिए, आपको कोई छू नहीं सकता। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ सर, बट इतना कॉमन सेंस तो हमको भी दिखता है। इतने टाइम से एनालिसिस कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स की, किस तरह चीज़ें जाती हैं इधर-उधर। वी आल्सो सी कि दुनिया एक जगह पे ऐसे खड़ी है, जहाँ पर थोड़े टाइम तक अमेरिका को टॉलरेट करेंगे, थोड़े टाइम के बाद अब देखिए सर, अभी तो खुला है। अब कितने देश भारत के पीछे आके खड़े होते हैं। बिल्कुल। कल चाइना ने स्टेटमेंट दे दिया, रशिया ने स्टेटमेंट दे दिया, ब्राज़ील ने स्टेटमेंट दे दिया। अभी कितने लोग भारत के पीछे आके खड़े होते हैं। लेट्स से अगर द 3, 4, 5 दिन के अंदर और 10 कंट्रीज़ आके खड़ी होंगी बड़ी-बड़ी। खुद अमेरिका के भीतर निक्की हेली से लेकर के कई लोगों ने जो नहीं, है वो सब वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, हाँ, वो तो इंटरनल ऑपोज़िशन है। मैं बोल रहा हूँ पूरे-पूरे देश आपके पीछे आके खड़े हो गए, 10-12 और। जहाँ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई, तो फिर खत्म ना कहानी आपकी। क्या करोगे फिर? फिर आपको पीछे हटना पड़ेगा, और वो होगा सर, वो आपको दिखेगा होता हुआ। क्या अमेरिका के चाहने से किसी इकोनॉमी को बर्बाद किया जा सकता है? क्या अमेरिका को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि पिछले 10-11 साल में भारत की इकोनॉमी को किस तरह का बूस्ट मिला है, उसको किस तरह की पोजीशन मिली है? वो 11वें देखिए, स्थान से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे आ गई है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पे पहुँचने वाली है। पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई ना दे रहा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इन्होंने डेड इकोनॉमी बता कर के चिढ़ाने की कोशिश की और अब चोट पहुँचाने की कोशिश। क्या मतलब इनको लग रहा है कि ये भारत को हिला देगा?
भारत का एग्ज़ाम्पल छोड़ दीजिए सर। जनरली स्पीकिंग एक आइडियल दुनिया के अंदर ये एक इकोनॉमी को बर्बाद ज़रूर कर सकते हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट आज चक्कर क्या है ना सर, आज जो ग्लोबलाइज़्ड दुनिया हुई है, जहाँ पर एक चीज़ यहाँ बनती है, उसका एक पार्ट वहाँ से आता है, उसका एक पार्ट वहाँ से आता है, उसका वहाँ से आता है। वो जो सप्लाई चेन है ना सर, वो उसको आप थोड़ा बहुत डैमेज कर सकते हो, बट ज़्यादा करोगे तो फिर आपको दर्द होगी। ठीक है? तो एक ग्लोबलाइज़्ड दुनिया के अंदर किसी को पूरी तरह से अगर आपको बर्बाद करना है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ सर, ये कभी नहीं इनका मोटिव रहेगा पूरी तरह से बर्बाद करने का। अब आप ईरान को देख लीजिए। यार आपको मारना था तो मार-मुर के खत्म करते ईरान को, क्यों छोड़ दिया फिर से? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि एक अगर वहाँ पर ईरान का थ्रेट ही हट गया, तो फिर हथियार किसको बेचेंगे ये? पॉइंट बड़ा सिंपल है। यूरोप को अगर बोलें कि भई तुम रशिया से दोस्ती कर लो, तो फिर हथियार किसके लिए बेचेंगे ये? तो इनके भी इंटरेस्ट में नहीं रहता सर पूरी चीज़ को खत्म करने का। ये भी बड़ी टेढ़ी चीज़ होती है। बट सर चाहें तो ये बर्बाद कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट इनके पास एनफोर्सेबिलिटी जो होती है ना सर, जहाँ पर ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हैं चीज़ों को, वहाँ पर ये फँस जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ कोरिया। नाउ नॉर्थ कोरिया इस टाइम पे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है वेस्ट से। कोई उसको वेस्ट से कुछ आता नहीं है, कुछ जाता नहीं है, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, जो करते रहो। उसको जो सामान लेना होता है वो चाइना से लेता है, डिप्लोमेसी चाहिए होती है वो रशिया से ले लेता है। तो एक ऐसा देश है, आप देखो उसको बर्बाद नहीं कर सकते आप। अब उसको छेड़ भी नहीं सकते क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, ठीक है? तो ये भी बड़ी पेचीदी चीज़ें हैं जहाँ पर एक लिमिटेशन, जो एक ग्लोबल सुपर पावर की एक जो लिमिटेशन है, वो भी दिख रही है कि हाँ, आप एक कंट्री को डैमेज कर सकते हो बट बर्बाद करना आपके ही उसके अंदर नहीं होगा आगे जाके। आपके पक्ष में नहीं रहेगा वो। जो अगर आप देखें कि इन्होंने जिस तरह से जर्मनी को बर्बाद करा या जापान को बर्बाद करा, वो करना आज नहीं सर, इनके पास इतना दम नहीं है। एंड मेरे हिसाब से सर ये 2 महीने चलेगा। अगस्त, सितंबर 2 महीने ये बवाल चलेगा। अक्टूबर तक चीज़ें सेटल हो जाएँगी सर। बिकॉज़ और इससे ये ज़्यादा जो अमेरिकन ये इकोनॉमी वाले रोएँगे कि यार बस हो गया, बंद करो। और अपना धंधा। ये आदि जी केवल भारत और अमेरिका के बीच का मसला मुझे दिखाई दे नहीं रहा है। इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं और एक किसी बड़ी सोच के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है ये सब पत्ते खेल रहे हैं। बड़ी जिस सोच तरीके से देखिए। जिस तरीके से वो पाकिस्तान में हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं, गुब्बारा फुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं ये शो करती हैं कि भई आप जानबूझ कर के कुछ हरकतें कर रहे हैं। उसको डिज़ाइन किया हुआ है आपने अपने दिमाग में। देखिए सर, पाकिस्तान को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस रीजन के अंदर और कहीं नहीं है जहाँ पर वो कुछ कर सकें। अगर चाइना को उनको रोल बैक करना है, पाकिस्तान में करना है, तो इनका अगर लिंक काटना है चाइना का मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया से, वो पाकिस्तान के बिना वो कर नहीं सकते। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर है। बट इसका मतलब ये नहीं है जैसे पहले पाकिस्तान की कैपेबिलिटी बढ़ती थी, वो उस तरह से बढ़ाएगा वो भी नहीं, नहीं होगा। इसको थोड़े बहुत पैसे दे देते रहेंगे। अभी गया है जैसे आसिम मुनीर आईएमएफ के लिए माँगेगा वहाँ से, थोड़े पैसे दे दो यार। आईएमएफ का लोन आ रहा है, 5 चीज़ें बोली थी आईएमएफ ने करने के लिए, मैं तो 5 में से 3 भी नहीं करी है मैंने, तो मेरी मेरी पिटाई होने वाली है, बचा लो। तो ये भी होगा सर। बट देखिए पाकिस्तान आपके साथ वो चाहते क्या हैं? आपके साथ ये चाहते हैं कि आप उनकी बात सुनें। आप नहीं सुन रहे। ट्रम्प और मोदी जी के साथ रिलेशंस तो बढ़िया थे, कोई इसमें टेंशन नहीं थी। थोड़ा-सा कुछ गड़बड़ हुई है फ़रवरी में, जब मोदी जी वहाँ गए हैं, पीछे, दरवाजे के पीछे कुछ बोला होगा ट्रम्प साहब ने, मोदी जी ने मना कर दिया होगा। अब वहाँ से थोड़ी टेंशन शुरू हुई है सर। दूसरा सबसे बड़ा मोदी जी का जो ब्रिक्स समिट में जाना, वो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रम्प के गले से नहीं उतरा। क्योंकि वो ब्राज़ील के लुला के पीछे पड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से। एंड मोदी जी वहाँ पर जाके खड़े होते हैं उसी के साथ, तो उसको लगता है कि मोदी जी काफ़ी उसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो उसको ट्रिगर कर रही हैं। तो वो मोदी जी को पर्सनली तभी पीछे पड़ा है कि यार तुम
ऐसे मत करो कि मेरे अगेंस्ट जा रहे हो, मेरी तुम्हारे से दोस्ती थी। उसके हिसाब में उसको लगता है कि मोदी जी ने उसको बिट्रे करा है। ब्रिक्स में जाके ब्रिक्स में नहीं जाना चाहिए था, ब्रिक्स में किसी और को भेज देते। आप लूला के साथ जाके खड़े हो, क्या कर रहे हो ये वो? तो वो भी है। दूसरा है सर, देखिए रशिया के साथ उनको उसको अभी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि रशिया भी उससे संभल नहीं रहा है। अब रशिया पे कितना करेगा, क्या करेगा, तो यहाँ पर थोड़ा करना चाहता है कि कि कहीं से कुछ करके प्रेशर डाला जाए। वहाँ पे भी चाइना के साथ अगर इस चीज़ पे प्रेशर डालेगा तो उसको जूते पड़ेंगे रेयर अर्थ के ऊपर। यहाँ पर वो सोच रहा है अभी तक जूते नहीं पड़ेंगे। बट प्रॉब्लम इज़ ठीक है, जूते ना भी पड़े बट इम्पैक्ट भी कुछ नहीं है ना। इम्पैक्ट भी तो होना चाहिए कि भैया आपने हिला दिया भारत को, नहीं कुछ नहीं हुआ। तो इम्पैक्ट भी ज़ीरो है। एंड प्लस अब भारत हिट बैक करेगा। अब मोदी जी जा रहे हैं चाइना, वो पोजिशनिंग करेंगे, सिग्नलिंग करेंगे। ऑल्दो चाइना के बारे में मैंने बहुत टाइम पहले आई थिंक आपके चैनल पे बोला था कि मोदी जी इस बारी जाएँगे चाइना। बहुत टाइम 1 डेढ़ महीना पहले मैंने बोला था करीब। मेरी ट्वीट भी है इसके 1 डेढ़ महीना पहले। तो वहाँ जाएँगे। अब पता चल रहा है कि भई दोवल साहब ने पुतिन साहब का भी प्लान फाइनलाइज़ कर लिया है, तो आप ये भी करोगे अभी आप अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ दिखाओगे उसको कि भैया हम ऐसा नहीं है कि हम अकेले खड़े हैं यहाँ पर। तो ज़रा आप अपने जो जो थोड़ी बहुत आपको गलतफ़हमी है वो हटा लो। हम आपका गेम पूरा उल्टा कर सकते हैं। तो आप उसको वो कॉस्ट दिखाओगे, जियोपॉलिटिकल कॉस्ट दिखाओगे, पोजिशनिंग कॉस्ट दिखाओगे, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक कॉस्ट भी दिखाओगे। तो अभी तक हमला वो कर रहा था, हम जो मर्ज़ी कर रहे थे, अब हमला हम शुरू करेंगे सर। अब वो जब शुरू होगा फिर वहाँ से रिएक्शंस आएँगे। तो अभी क्या हो रहा है वो एक एक्शन ले रहा है, हम रिएक्ट कर रहे हैं उसको। इसको बदल के हमको ऐसी जगह पे लेके आना है और दिख रहा है वो होता हुआ, जहाँ पर हम अब एक्ट करेंगे और वो रिएक्ट करेगा। ये कब शुरू होगा? मेरे हिसाब से तो सर शुरू हो गया है। आज अगर मोदी जी ने बोल दिया है कि भई टफ टाइम आ रहा है, तो समझ में आना चाहिए कि इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। टफ टाइम का मतलब ये तो नहीं है आदि जी के वहाँ का डीप स्टेट, वहाँ का जोर हाँ, हाँ, वो शोर, सब एक्टिवेट होगा सर, सब होगा वो वो। सब उनको एक्टिवेट किया जाएगा। यहाँ पर भिखमंगे बैठे ही हैं जो अराजकता फैलाने के लिए तैयार रहते हैं। वो सब इनको होगा सर। कुछ, हाँ, तो वो सब किया जाएगा। तो हुँ। वो तो मोटा भाई है ना, उनकी कमर तोड़ने के लिए। तो वो तो हो जाएगा इनका इंतजाम, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो प्रॉब्लम नहीं है सर बट अब उसको लगता है बड़ा पावरफुल वेपन है। बट पंगा क्या है उसने उसी पावरफुल वेपन को खुद ही तोड़ा है। और आप भी बिल डील्स कर रहे हो पीछे से सर, आप भी बातें कर रहे हो लोगों की, ठीक है? तो ऐसी बात नहीं है कि आप भी खड़े हो, कि कुछ नहीं बोल रहे, आप भी खड़े हो, लोगों से बात कर रहे हो। आप जो डीप स्टेट के काफ़ी प्लेयर्स हैं, उनके साथ आपकी नेगोशिएशन चल रही हैं, बड़े बिज़नेसेस की आप नेगोशिएशन चल रही है। तो वो चीज़ें सब मायने रखती हैं और ये सब आपको याद होगा अंबानी साहब की जो शादी थी, उसके टाइम से चल रहा है ये। तो ये कोई नई बात नहीं है सर बट भारत को भी पता है कि ये कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। और उस कुछ ना कुछ करने के चक्कर में हम आपने जो पहले बीज बोए हुए थे, अब उनके ऊपर थोड़ा फल-फूल निकालोगे उसके अंदर से। आदि जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जय सर। हिंद। नमस्कार, जय हिंद।